कल्पना करना भी थोड़ा डरावना सा लगता है कि लाइक एक ऐसा देश जहां 1 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हों, मतलब जहां लोग एक भाषा नहीं बोलते, जिनका कोई एक धर्म नहीं है और जिनका इतिहास और मान्यताएं भी बिल्कुल अलग-अलग हैं। और ऐसे देश के लिए आपको एक ही नियम पुस्तिका लिखनी हो। बिल्कुल। मतलब ज्यादातर मामलों में तो ऐसे हालात सीधे गृह युद्ध या फिर विभाजन की तरफ ही ले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा दस्तावेज है जिसने ना सिर्फ इस टकराव को रोका, बल्कि इतने बड़े और इतने विविध समूह को एक साथ बांध कर भी रखा है। हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब अगर हम आधुनिक इतिहास को देखें ना, तो ये शायद सबसे मुश्किल और सबसे महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्रयोगों में से एक रहा है। एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो महज बस कुछ पन्नों का पुलिंदा ना हो, बल्कि एक पूरे राष्ट्र को दिशा देने वाला कानून का बॉस हो। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय है। तो आज हम इसी भारतीय संविधान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा का जो आधार है ना, वो बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री है। मतलब हमारे पास अध्ययन और परीक्षा की तैयारी से जुड़े कुछ बेहद खास स्लाइड्स और नोट्स का एक कलेक्शन है, और इनमें कई सारी शानदार ट्रिक्स, याद रखने के स्मरक यानी जो निमोनिक्स होते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं। हाँ, मैंने देखे हैं वो नोट्स, काफी डिटेल्ड हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य आज सिर्फ इन ट्रिक्स को रटना नहीं है, बल्कि इस महाकाव्य जैसे कानूनी दस्तावेज को डिकोड करना है। मतलब ये समझना है कि ये एकदम शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचा, और क्यों इसे देश की धड़कन कहा जाता है। ये जो देश की धड़कन वाली बात है ना, ये बहुत ही सटीक है, क्योंकि देखिए, संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार क्या कर सकती है, बल्कि ये बहुत सख्ती से ये भी तय करता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती है। अच्छा, मतलब एक लिमिट सेट करता है। बिल्कुल। इसका सबसे अहम काम ही यही है कि ये सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाता है, तानाशाही को रोकता है और एक ऐसा व्यवस्थित ढांचा देता है जहां आम नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। मतलब सोचिए, अगर ये दस्तावेज ना हो तो एक लोकतंत्र और भीड़तंत्र में कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा। हाँ, वो तो है। तो इस ढांचे की जो नींव है, उसको समझना हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। हमारे स्रोत नोट्स बताते हैं कि यह एक ऐसा लिखित संग्रह है जो संप्रभुता, न्याय और समानता जैसे बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। और इसी के साथ इसके 3 मुख्य स्तंभ भी हैं। हाँ, वो नोट्स में इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक दी गई है, LEJ ट्रिक। मतलब LEJ यानी लेजिस्लेचर, जो कि विधायिका है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। सही कहा। ये जो त्रिकोण है ना, ये शासन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो विधायिका का काम है देश के लिए कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करना, मतलब देश का प्रशासन चलाना। और फिर जो तीसरा स्तंभ है, न्यायपालिका, वो ये सुनिश्चित करती है कि कानून का सही से पालन हो रहा है या नहीं, और क्या वे कानून खुद संविधान के दायरे में हैं भी या नहीं। पर मैं यहाँ एक बात सोच रही थी, क्या ये तीनों कभी एक दूसरे से टकराते नहीं है? मतलब जब तीनों के पास ही इतनी ताकत है, तो ये कैसे तय होता है कि कोई एक किसी दूसरे पर हावी ना हो जाए? यही तो इसकी खूबसूरती है। यहीं पर शक्तियों के पृथक्करण, या जिसे हम चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत कहते हैं, वो काम आता है। अच्छा। संविधान ने बहुत ही बारीकी से इन तीनों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मतलब कोई भी एक स्तंभ पूरी तरह से निरंकुश या मनमाना नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए विधायिका कोई गलत कानून बना देती है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है, और अगर कार्यपालिका अपनी मनमानी करती है तो विधायिका उस पर सवाल उठा सकती है। तो ये एक निरंतर चलने वाला संतुलन है। वाह, ये तो बात हुई कि काम कैसे करता है, लेकिन इसे बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। नोट्स में एक और बेहतरीन ट्रिक दी गई है, वो है CAB-CON-DRAFT-21118, मतलब कैबकॉन ड्राफ्ट 21118। हाँ, ये ट्रिक इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को एक सूत्र में पिरो देती है। मुझे भी ऐसा ही लगा। ये कालक्रम को याद रखने का बहुत ही असरदार तरीका है। देखिए, CAB यानी कैब का मतलब है 1946 का कैबिनेट मिशन, जिसने इस पूरी प्रक्रिया का बीज बोया था। फिर CON यानी कौन, जिसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे।
और फिर ड्राफ्ट यानी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और उन्हें ही इस संविधान का मुख्य वास्तुकार या आर्किटेक्ट माना जाता है। और अंत में वो जो संख्या है 21118, इसका मतलब है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। बिल्कुल, इतना समय लगा था इसे बनाने में। लेकिन यहीं पर मुझे थोड़ा संदेह होता है। मतलब अगर दुनिया के बाकी प्रमुख संविधानों का इतिहास देखा जाए ना, तो वो काफी कम समय में तैयार हो गए थे। अमेरिका का संविधान तो शायद कुछ ही महीनों में बन गया था। तो इस दस्तावेज को बनाने में लगभग 3 साल क्यों लग गए? क्या ये समय की बर्बादी नहीं थी? ये बहुत ही आम सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसके पीछे की वजह को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका के संविधान निर्माताओं को एक ऐसे देश के लिए नियम बनाने थे जो काफी हद तक एक जैसा था। उनकी परेशानियां अलग थी, लेकिन भारत विविधताओं का एक विशाल और उफनता हुआ समुंदर था। यहाँ 500 से अधिक स्वतंत्र रियासतें थीं, अनगिनत भाषाएं बोली जाती थीं, अलग अलग धर्म थे और सदियों पुरानी सामाजिक विषमताएं भी थीं। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में एक कमरे में बैठकर बस कानून लिख देना बहुत आसान है, लेकिन एक ऐसा ढांचा तैयार करना जिस पर ये पूरा विविध समूह सहमत हो सके, वो लगभग असंभव काम था। तो मतलब ये सिर्फ कोई कानून लिखने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरे राष्ट्र के निर्माण और सर्वसम्मति जुटाने की प्रक्रिया थी। लेकिन खाली जमीन पर एक ऐसा विशाल महल बनाने जैसा, जिसमें करोड़ों लोगों को एक साथ रहना हो। एकदम सही उपमा है। संविधान सभा में हर एक अनुच्छेद पर, यहां तक कि हर एक शब्द पर कई दिनों तक तीखी बहस होती थी। बाप रे। बिल्कुल। अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या होंगे, राज्यों को कितनी स्वायत्तता या आज़ादी मिलेगी, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, बस इन्हीं मुद्दों पर आम सहमति बनाने में ही लगभग 3 साल लग गए। और इस इतनी लंबी बहस का जो नतीजा निकल कर आया ना, वो आकार में किसी विशाल पुस्तक से कम नहीं था। हमारी स्रोत सामग्री इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाती है। वो कहती है कि इसमें भागों को अध्यायों यानी चैप्टर्स की तरह और अनुच्छेदों को नियमों या रूल्स की तरह देखा जाना चाहिए। और श्रोताओं के लिए ये जानना भी अहम है कि ये कोई स्थिर या मृत दस्तावेज नहीं है, ये समय के साथ विकसित हुआ है। नोट्स में इसकी एक बहुत अच्छी तुलना भी दी गई है। जो 1950 का मूल संविधान था ना, उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन आज के समय में ये बढ़कर 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और इसे याद रखने के लिए स्रोत ने जो ट्रिक दी है वो है मूल 22 395 8 और वर्तमान 25 470 12। ये विकास साफ दिखाता है कि जैसे जैसे देश की जरूरतें बदली है ना, संविधान ने खुद को उन नई परिस्थितियों के अनुकूल ढाला है। हाँ, अब इस विशाल संरचना की 5 मुख्य विशेषताओं को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक दी गई है, LFPSI। LFPSI। हाँ, और इसका एक एक अक्षर बहुत गहरे अर्थ समेटे हुए है। L से है लॉन्गेस्ट रिटन यानी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। F से फ्लेक्सिबल एंड रिजिड यानी लचीलेपन और कठोरता का एक अनोखा मिश्रण। P से है पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब संसदीय शासन प्रणाली। S से सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता और I से इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका। इनमें से ये जो P और S है ना, हाँ, इन पर थोड़ा विस्तार से बात करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि संसदीय शासन प्रणाली को ही क्यों चुना गया, मतलब राष्ट्रपति प्रणाली को क्यों नहीं चुना गया, जहां एक ही व्यक्ति के पास ज्यादा सीधा नियंत्रण होता है। हाँ, अमेरिका की तरह। बिल्कुल। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमारे संविधान निर्माता स्थिरता से ज्यादा जवाबदेही चाहते थे। संसदीय व्यवस्था में जो सरकार होती है ना, वो रोजमर्रा के आधार पर संसद के प्रति जवाबदेह होती है। अच्छा, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी निर्णय था। और जो S है यानी एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप, वो भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा विविधता वाले देश में राज्यों को अपनी अलग नागरिकता क्यों नहीं दी गई, जैसे अमेरिका में होती है ना, क्या पहले अपने स्टेट के नागरिक हैं फिर देश के। तो क्या इससे हमारे राज्यों को ये नहीं लगता कि उनकी पहचान मिटाई जा रही है? ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। देखिए, आज़ादी के समय देश पहले ही धर्म के नाम पर बंटवारे का इतना बड़ा दर्द झेल चुका था।
निर्माताओं को इस बात का डर था कि अगर राज्यों को अलग नागरिकता दे दी गई ना, तो अलगाववाद और क्षेत्रवाद की भावनाएं फिर से भड़क सकती हैं। एकल नागरिकता का मेन उद्देश्य पूरे देश के लोगों में ये भावना भरना था कि वे सब सबसे पहले भारतीय हैं और उसके बाद कुछ और। ये देश को एक सूत्र में पिरोने का एक बहुत ही सशक्त तरीका था। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है। और इन विशेषताओं को याद रखने के साथ साथ 12 अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स को याद रखने का जो स्मारक नोट्स में दिया गया है ना, वो भी एकदम कमाल का है। हाँ, वो टीयर्स वाला ना। हाँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। श्रोताओं के लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ये कैसे एक झटके में आधी अनुसूचियां याद करा देता है। टी से है टेरिटरी मतलब राज्यों और संघ, ई से एमोल्यूमेंट्स यानी वेतन, ए से अफर्मेशन मतलब शपथ, आर से राज्यसभा की सीटें और एस से शेड्यूल्ड एरियाज यानी अनुसूचित क्षेत्र। ये परीक्षा की तैयारी करने वालों के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी ट्रिक है। लेकिन अगर हम इन विशेषताओं से थोड़ा सा पीछे हटे और शासन की पूरी संरचना को देखें ना, तो एक वैचारिक भ्रम अक्सर पैदा होता है। कैसा भ्रम? लोग अक्सर भारत को अमेरिका जैसा पूरी तरह से संघीय या फेडरल मान लेते हैं, जहां केंद्र और राज्यों की शक्तियां तराजू के दो पल्लों की तरह बिल्कुल बराबर होती हैं। या फिर वे इसे ब्रिटेन जैसा एकात्मक यानी यूनिटरी मान लेते हैं, जहां सारी शक्तियां केंद्र के पास एक ठोस पत्थर के ब्लॉक की तरह होती हैं। तो फिर भारत का संविधान है कैसा? तराजू के पलड़ों जैसा या उस पत्थर के ब्लॉक जैसा? भारत इन दोनों के बीच का एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता अपनाता है। हमारे जो नोट्स हैं वो इसे अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल ढांचा कहते हैं। अच्छा, मतलब सामान्य परिस्थितियों में तो ये तराजू की तरह ही काम करता है, जहां राज्य अपनी जगह स्वतंत्र हैं। लेकिन आपातकाल या किसी बड़े संकट के समय ये पत्थर के ब्लॉक की तरह एकात्मक हो जाता है, जहां केंद्र पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाता है। ये ढांचा सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये केंद्र को एक तरह का बहाना नहीं देता कि वो राज्यों को डराए धमकाए और उनकी शक्तियों में बेवजह दखल दे? ये जो चिंता आप जता रही है ना, ये सेम चिंता संविधान सभा में भी उठाई गई थी। लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए एक मजबूत केंद्र का होना देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकदम अनिवार्य माना गया। समझ सकती हूँ। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्र कभी अपनी मनमानी ना कर सके, शक्तियों का एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन भी किया गया है। और उसी विभाजन की बात संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई है, जिसके लिए हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मजेदार यूएससी ट्रिक है। मतलब यूएससी 3 सूचियां 7वीं मंजिल पर। हाँ। यू से है यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सूची, जिसमें रक्षा और विदेशी मामले जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। एस से है स्टेट लिस्ट या राज्य सूची, जिसमें पुलिस और कृषि जैसे विषय हैं। और सी से है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा और वन जैसे विषय शामिल हैं। और ये जो समवर्ती सूची है ना, इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। मतलब समवर्ती सूची कुछ वैसी ही हो गई ना, जैसे 2 माता पिता एक ही किशोर उम्र के बच्चे के लिए नियम बना रहे हों। मतलब एक कहता है रात 8 बजे तक घर आना है, दूसरा कहता है नहीं 10 बजे तक आ सकते हो। तो अगर शिक्षा को लेकर केंद्र एक कानून बनाता है और राज्य कोई बिल्कुल ही दूसरा कानून बना देता है, तो ये तो पूरी तरह से अव्यवस्था फैला देगा ना। ये तंत्र पहले ही स्थापित कर दिया कि अगर समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच टकराव होता है, तो सामान्यतः केंद्र का कानून ही मान्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फालतू के टकराव को रोका जाए और पूरे देश में एकरूपता बनी रहे। पर शक्तियों का ये बंटवारा सिर्फ सरकारों के लिए तो नहीं है ना, इसका सीधा असर एक आम नागरिक के जीवन पर भी पड़ता है। और नागरिकों को जो सबसे बड़ी शक्ति दी गई है, वे हैं उनके मौलिक अधिकार। स्रोत सामग्री में इन्हें बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, मेरे अधिकार मेरी ढाल। और ये ढाल वास्तव में राज्य की असीमित शक्तियों से एक आम इंसान को बचाती भी है। हाँ, जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, यानी कानून के सामने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है, जो मुझे लगता है शायद सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद 21A, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी भी देता है। इन अधिकारों के बिना तो लोकतंत्र सिर्फ
एक खोखला शब्द बन के रह जाता जी। और इन्हीं अधिकारों को जमीन पर सुनिश्चित करने के लिए कई बड़ी संस्थागत व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हाँ, जिन्हें स्रोत में LACS ट्रिक से समझाया गया है। LACS। L से लोकतंत्र को मजबूत करना, A से चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं का निर्माण, C से अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा और S से राज्य और केंद्र के बीच के संघर्षों को सुलझाना। ये जो ट्रिक है ना, ये दस्तावेज की व्यापकता को दर्शाती है। मतलब सोचिए, ये एक ही समय में एक छोटे बच्चे की शिक्षा भी सुनिश्चित कर रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जैसी इतनी विशाल संस्थाओं को शक्ति भी दे रहा है। अमेजिंग। लेकिन देखिए, किसी भी महाकाव्य की तरह इसकी भी कुछ आलोचनाएं तो हैं ही। ये कोई एकदम परफेक्ट दस्तावेज तो नहीं है और हमारे जो नोट्स हैं वो बहुत ही निष्पक्षता से इन आलोचनाओं को सामने रखते हैं। इसके लिए BLB ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आलोचनाएं क्या कहती हैं? B से है बल्कि, यानी अत्यधिक विशाल। आलोचकों का कहना है कि इतना बड़ा है कि एक आम इंसान के लिए इसे पढ़ना और समझना लगभग असंभव सा है। L से है लॉयर्स पैराडाइज, यानी वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि इसकी भाषा इतनी जटिल है कि साधारण मामलों में भी आपको वकीलों की पूरी फौज खड़ी करनी पड़ जाती है। खैर, ये बात तो सच है कि इसकी जो कानूनी भाषा है ना, वो आम जनता से थोड़ी दूरी तो बना ही देती है। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम से बस कट पेस्ट किया गया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये उधार का थैला वाली बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब क्या वाकई सिर्फ नकल की गई थी? एक और आलोचना भी है, यूनिटरी बायस, यानी केंद्र की ओर अत्यधिक झुकाव। देखिए, ये जो उधार का थैला वाली आलोचना है ना, ये बहुत ही सतही है। मतलब अगर पहिए का आविष्कार पहले ही हो चुका है तो उसे दोबारा इजाद करने में अपना समय क्यों बर्बाद किया जाए? हाँ, बात तो सही है। संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के सफल मॉडल्स को देखा, उनकी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और फिर उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला। उदाहरण के लिए, हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली तो ली, लेकिन वहां की तरह अपनी संसद को सर्वोच्च नहीं बनाया। हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, लेकिन उन्हें एकदम असीमित नहीं रखा। तो ये कोई अंधा अनुकरण या नकल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही समझदार अनुकूलन था। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। अच्छा, इन वैचारिक बहसों से थोड़ा हटकर शोध सामग्री में कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी हैं जो सचमुच हैरान कर देते हैं। मतलब क्या कोई सोच सकता है कि इस पूरे महाकाव्य को हाथों से लिखा गया था? जी हाँ। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बिना किसी टाइपराइटर के पूरी इटैलिक शैली यानी कैलीग्राफी में इसे अपने हाथों से लिखा था। और नंदलाल बोस जैसे महान कलाकारों ने इसके हर एक पन्ने पर भारत के इतिहास और संस्कृति को दर्शाने वाली सुंदर कलाकृतियां भी बनाई। और पता है, इसे बनाने में उस समय लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था, जो आज के हिसाब से तो एक बहुत ही बड़ी रकम होगी। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा किसी विज्ञान कथा या साइंस फिक्शन जैसी लगती है, वो ये है कि इसकी जो मूल प्रतियां हैं ना, वो आज भी संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम गैस से भरे एक खास बॉक्स में सुरक्षित रखी गई हैं। हीलियम बॉक्स? हाँ, ताकि पन्ने कभी खराबी ना हो। ये इतिहास को सदियों तक जीवित रखने का वाकई एक अद्भुत प्रयास है। बिल्कुल। और इतिहास की बात करें तो तिथियों को लेकर अक्सर एक बहुत ही आम भ्रम होता है, जिसे हमारे नोट्स ने एकदम साफ कर दिया है। वो 26 नवंबर वाला? हाँ, इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था, और उसी दिन कुछ प्रावधान लागू भी हो गए थे। लेकिन ये पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू या इन्फोर्स हुआ था, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब से ये लागू हुआ है ना, ये कई बड़े तूफानों से गुजरा है। इस ढांचे पर सबसे बड़ा हमला और सबसे बड़ी रक्षा की जो कहानी है, वो जानना श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, एकदम। हमारी स्रोत सामग्री में 1973 के केशवानंद भारती केस का जिक्र है। इसे एक लैंडमार्क केस कहा गया है। मतलब ये सिर्फ कोई आम अदालती मामला नहीं था, बल्कि ये तय करने की लड़ाई थी कि असली ताकत आखिर है किसके पास, संसद के पास या फिर संविधान के पास। हाँ, देखिए, अनुच्छेद 368 संसद को ये शक्ति देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अब समय के साथ कुछ सरकारों ने इस शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान को अपनी मर्जी से मोड़ना चाहा। जैसे 1976 का 42nd संशोधन। बिल्कुल।
उसने इतनी सारी चीजें बदल दी कि उसे तो बाकायदा मिनी संविधान ही कहा जाने लगा था। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या संसद अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके पूरे संविधान को ही खत्म करके एक नया संविधान लिख सकती थी? मतलब क्या वे हमारे मौलिक अधिकारों को हमेशा के लिए छीन सकते थे? यही तो वो सबसे बड़ा सवाल था जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आके खड़ा हो गया था। ये एक ऐसा पल था जहां भारत का पूरा लोकतंत्र बस एक पतले से धागे से लटक रहा था। बाप रे। और तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत पेश किया। ये मूल ढांचा का सिद्धांत काम कैसे करता है? अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि संसद के पास संशोधन करने की पूरी शक्ति है। वो चाहे तो इमारत की दीवारों का रंग बदल सकती है, नई खिड़कियां लगा सकती है, लेकिन वो उस इमारत की नींव को नहीं छू सकती। अच्छा। कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्षता, जिन्हें कोई भी सरकार चाहे उसके पास कितना भी बड़ा बहुमत क्यों ना हो, कभी नहीं बदल सकती। वाह, ये तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब इसने तो एक ही झटके में संसद की निरंकुशता पर हमेशा के लिए रोक लगा दी और लोकतंत्र की रक्षा की। बिल्कुल। इसी फैसले ने तय किया कि भारत में कोई भी व्यक्ति, सरकार या संस्था संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटे ना, तो ये एकदम साफ है कि भारतीय संविधान केवल नियमों और अनुच्छेदों की कोई सूखी सी किताब नहीं है। स्रोत सामग्री में इसे बहुत ही सटीक रूप से भारत की आत्मा कहा गया है। और ये आत्मा सिर्फ ये नहीं बताती कि हमें क्या-क्या मिलना चाहिए, बल्कि ये हमें बार बार ये भी याद दिलाती है कि हमें इस देश के लिए क्या करना चाहिए। एकदम सही। नोट्स के अंत में एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा समीकरण दिया गया है। अधिकार प्लस कर्तव्य बराबर एक महान नागरिक। यानी एक जागरूक समाज तभी बन सकता है जब लोग अपने अधिकारों की मांग करने के साथ साथ ना अपने कर्तव्यों का भी पूरी ईमानदारी से पालन करें। ये जो संतुलन है ना, यही किसी भी राष्ट्र को असल में आगे ले जाता है। बिल्कुल। और अब इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना बहुत जरूरी है जो सीधे भविष्य की ओर इशारा करता है। वो विचार क्या है? देखिए, हमने चर्चा की कि कैसे 1946 में बैठे उन निर्माताओं ने इतनी दूर के भविष्य की कल्पना की और अनुच्छेद 21 के तहत हमें जीने का अधिकार दिया। लेकिन आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां हमारी हर एक हरकत, हमारा पूरा डेटा इंटरनेट पे दर्ज है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच और हमारे फैसलों को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमारी जो डिजिटल निजता है या इंटरनेट तक हमारी जो पहुंच है, क्या वो अब इस जीने के अधिकार का ही हिस्सा है? बिल्कुल। और क्या वो मूल ढांचा जिसे 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बचाया था, क्या वो आज के इन अदृश्य और अनदेखी चुनौतियों से हमें बचा पाएगा? मतलब क्या हम एक ऐसे नए संवैधानिक युग के मुहाने पर खड़े हैं जहां कानून के बॉस को अब सिलिकॉन वैली के एल्गोरिदम और डेटा के बॉस से निपटना होगा? ये सच में एक बहुत ही गंभीर विषय है और मुझे लगता है जिस पर आने वाले समय में हमारी अदालतों और समाज दोनों को ही बहुत गहरा मंथन करना होगा। हाँ, इस पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस ज्ञानवर्धक और विस्तृत चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कानून के बॉस का यह सफर निश्चित रूप से हम सबकी सोच को एक नई दिशा देता है। इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।